हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो रिविजन। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़े थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट से आगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जिसको भी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं मैं बता दूँ कि हमारे चैनल का नाम है बायो रिविजन। ठीक है, बायो रिविजन। और हम यहाँ पे जो नीट में और भी जो बाकी जगह जैसे कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड फिर दूसरे भी जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं या फिर जो भी हमारे सीयूटी के जैसे एग्ज़ाम होते हैं फिर और भी दूसरे चीज़ के एग्ज़ाम होते हैं जो कि हमारे इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं 11-12 के, हम उसकी बायोलॉजी की यहाँ पे रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी एनसीईआरटी अंडर लाइन टू लाइन स्टडी करके हम इसकी बायो की रिविजन कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ के। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने से हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में हमको हेल्प जाता है, स्पेशली नीट के एग्जाम में और सीयूटी के एग्जाम में हमें हेल्प होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी हम इसमें बायोटेक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 12 का 11 चैप्टर है। अभी नए एनसीईआरटी में शायद 10 हो गया होगा। ठीक है, 10 हो गया होगा शायद। और हम अभी इसकी लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी की। और हमने कल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तक पढ़ाई कर लिया था लाइन टू लाइन, और अभी हम सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। द कटिंग ऑफ डीएनए by restriction endonucleases results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. क्या हो रहा है? These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. जब हमारे पास मान लीजिए ये पेट्री डिश है और इस पर हमने डीएनए डाला हुआ है। ठीक है, अब जब हम इसमें हमारा आरी इंट्रोड्यूस करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो क्या होता है, जो पेट्री डिश है सॉरी ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ये जो डीएनए है ये पीस में कट जाता है। ठीक है, ये पीस में कट जाता है जैसे कि यहाँ पे कटा हुआ है। तो क्या करते हैं हम इसको हमें सेपरेट भी करना है क्योंकि पीस को काट दिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम जब इसको इस पीस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करेंगे या जिस टेक्निक का यूज़ करेंगे उसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, पता है डीएनए का फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे हर लाइन पे एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम ही जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हर यहाँ पे लाइन पे क्वेश्चन दिखेगा। क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये बात आप सबको पता है। तो सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम to move toward the anode under an electric field through a medium or matrix. ठीक है, यहाँ पे हर लाइन इंपॉर्टेंट है। पहला, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम किससे सेपरेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। डीएनए कैसा चार्ज है मैं पॉइंट वाइज कर दूँ। ठीक है, एक पॉइंट तो यहाँ पे बन गया। दूसरा क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट कैसे हैं, डीएनए फ्रेगमेंट निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज क्यों है, फॉस्फोरस की वजह से। फॉस्फोरस का उसमें जो निगेटिव चार्ज आता है उसके कारण निगेटिवली चार्ज है। तो पहला डीएनए फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए सेपरेट होंगे। दूसरा, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और हाँ तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट थर्ड है। क्या पॉइंट है कि डीएनए किधर मूव करेगा, डीएनए को हम एनोड की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, पहले मैं एक बात बता देता हूँ क्या होता है। देखिए क्या होता है, एक प्लेट लेते हैं जैसे कि ये प्लेट है और ये प्लेट में हम एक मीडियम डालते हैं। ठीक है, प्लेट में ऐसे नहीं कि किसी भी प्लेट में हम रख देंगे, कोई मिठाई थोड़ी ना है ना, डीएनए है। तो क्या करेंगे, हम कोई मीडियम लेंगे या मैट्रिक्स लेंगे। मीडियम में मैट्रिक्स जैसे कि बहुत सारी चीज़ें को लेते हैं, जैसे एगरोस जेल का लेते हैं। ठीक है, एगरोस क्या है, एगरोस जेल जो है सबसे कॉमन है क्योंकि एक सीवीड से मिल जाता है, हम अभी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए एगरोस का मीडियम है। अब हमको क्या करना है, डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, पड़े हुए हैं यहाँ पे डीएनए के टुकड़े। क्यों क्या करना है, हमको इसको सेपरेट करना है। तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि डीएनए के टुकड़े बहुत छोटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनोड डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे सिंपल कैथोड। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से क्या होगा,
देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो डीएनए क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डीएनए का जो फ्रेगमेंट है ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू होता है। तो मूव करते करते जो छोटा होता है, जो सबसे छोटा वो सबसे आगे पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे सबसे छोटा जो होगा सबसे आगे पहुंच जाएगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और फिर आखिर में जो सबसे बड़े बड़े फ्रेगमेंट होंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है वो सबसे आगे चला गया, और फिर यहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ से भी हमको दिखेगा नहीं, इसके लिए हमको इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब इसे वर्ड टू वर्ड देखते हैं। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम मूव टुवर्ड एनोड। किसके तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ मूव करते हैं। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के में एक मीडियम या मैट्रिक्स में जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, ध्यान रखेंगे। Nowadays the commonly used matrix is agarose which is अब देखिए यहाँ से इस चीज को नोट कीजिए कि कौन सा है। पहले तो एगरोस जेल यूज करता है सबसे कॉमन, और एगरोस जेल क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। एगरोस कहाँ से आ रहा है, एगरोस एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सीवीड से आ रहा है, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट या और रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये चौथा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट पांचवा है, ठीक है। डीएनए कैसे सेपरेट हुए हमने देखा यहाँ पे, डीएनए जो है उसकी साइज के बेसिस पे सेपरेट हुए, ठीक है। डीएनए उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट हुए अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू, ये बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, क्या, थ्रू सीविंग इफेक्ट। क्या इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट, डीएनए इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ जाते हुए अपने साइज के हिसाब से सेपरेट किस इफेक्ट की वजह से हुए, सीविंग इफेक्ट की वजह से, प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। और सीविंग इफेक्ट किसने दिया था, एग्रोस जेल प्रोवाइड किया था, बाय एग्रोस जेल। ये यहाँ पे क्या करेगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सेम ही आ रहा है, ठीक है, इसलिए वो वर्ड्स पे खेल जाएगा। तो इसी बात है, जब अगर हम इसको एक एक पॉइंट को लाइन टू लाइन ध्यान रखेंगे तो हम यहाँ पे नहीं फंसने वाले। क्या बोल रहा है, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। अपने साइज के हिसाब से क्यों सेपरेट हुआ, थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा था, जो हमारा मीडियम था या मैट्रिक्स था, जिसका नाम एग्रोस जेल है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखेंगे। हैंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फादर इट मूव, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे जाएगा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। किसने दिया था, जो हमारा मीडियम में मैट्रिक्स था। मीडियम में मैट्रिक्स क्या था, एग्रोस था। और एग्रोस और क्या था, एग्रोस क्या है, मतलब एग्रोस एक जेल है जो कि नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल दिख ही रहा है, ये क्या है, इसका लेबलिंग याद रखना है। ये क्या है, ये वेल्स है। वेल्स मतलब यहाँ से निकलेगा जो भी डीएनए है। देखिए लार्जर डीएनए यहाँ पे, स्मॉलर डीएनए सबसे आगे गया। ये वाला पार्ट जो है ये एनोड है, ठीक है, डीएनए बैंड्स। ये क्या है, ये कैथोड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर होगा, ठीक है। ये क्या है, ये एगेरोस है, एगेरोस मैट्रिक्स या मीडियम। स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फादर इट मूव्स, ठीक है। एग्रोस क्या देता है, शेविंग इफेक्ट देता है। ये सब बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दी सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। ध्यान रखना है, ठीक है। हमको यहाँ से डीएनए जो है नहीं दिखने वाला, तो हम क्या करेंगे, हम एक कंपाउंड डालेंगे जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद उसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालना है, ठीक है। यू कैन नॉट सी, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बोलेगा, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट बन जाएगा। कैन वी सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन विजिबल लाइट, नो। वी कैन सी एक्सट्रैक्टेड डीएनए बाय स्टेनिंग द डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हम ऐसे डीएनए को नहीं देख सकते unless we stain it with the इथिडियम ब्रोमाइड with exposure to ultraviolet radiation, ठीक है। हमें उसे इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। विजिबल लाइट में विदाउट स्टेनिंग नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। इसके बाद क्या होगा,
अब इसके बाद यू कैन सी अ ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए। कैसे दिख रहा है ब्राइट ऑरेंज कलर? क्या डाले? इथिलीन ब्रोमाइड डाले विद एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नॉर्मल डीएनए को हम नॉर्मल विजिबल लाइट में विदाउट स्टेनिंग नहीं देख सकते, और स्टेन करने के बाद इथिलीन ब्रोमाइड से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्टेन करने के बाद हमें जो डीएनए है वो ऑरेंज बैंड्स के हिसाब से ऑरेंज कलर्ड बैंड के टाइप दिखेगा। ठीक है, ऑरेंज कलर बैंड ध्यान रखना है। इन अ इथिलीन ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोजर टू यूवी लाइट, दी सेपरेटेड बैंड डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। अब एग्रोस जेल से क्योंकि हमको दिखने लग गया है तो एग्रोस जेल से हम उसको कट कर लेंगे एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस से भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज इल्यूशन? तो क्वेश्चन में कैसा आएगा, बोलेगा व्हाट इज इल्यूशन, उसके बाद चार्ट ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो हम क्या टिक करेंगे? सेपरेशन ऑफ बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। क्या? एग्रोस जेल से कट करना, उसके बाद एग्रोस जेल से उसको एक्सट्रैक्ट करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है, और इसमें वाला पार्ट भी जाएगा जो इथिलीन ब्रोमाइड वाला पार्ट है जो एक्सपोजर कर रहे हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब हम यहाँ से अलग कर लेंगे तब फिर इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, बजोनिज्म विद क्लोनिंग वेक्टर। समझ आ गया? तो डीएनए का क्या कहते हैं, पहले रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस से कट कर लिए थे। कट करने के बाद क्या हो गया था? डीएनए का फ्रेगमेंट बन गया था। अब डीएनए का फ्रेगमेंट बनने के बाद क्या हुआ? डीएनए फ्रेगमेंट को हमको अलग करना था, तो हम क्या किए? हम उसे यहाँ पे एक मीडियम है मैट्रिक्स पे ले गए जो कि एग्रोस जेल का था। एग्रोस जेल क्या है? एग्रोस जेल जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। ठीक है, जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस पे डाल दिए। अब इस पे डालने के बाद क्या हुआ? इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किए तो जो डीएनए था वो इसके मैट्रिक्स के एग्रोस जेल के सीविंग इफेक्ट के कारण एनोड की तरफ मूव करने लग गया। अब एनोड की तरफ मूव करने लग गया तो जो सबसे छोटा जो डीएनए का फ्रेगमेंट था, जो सबसे स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट था, वो सबसे दूर मूव किया। यही सीविंग इफेक्ट है जो कि एग्रोस जेल के कारण दिखाया जाता है। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद भी हमको डीएनए दिख नहीं रहा था, तो हम क्या किए? हम इल्यूशन प्रोसेस किए। इल्यूशन में क्या किए? इसमें हम इथिलीन ब्रोमाइड डाल दिए। क्या डाल दिए? इथिलीन ब्रोमाइड। और इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी डाले। इथिलीन ब्रोमाइड डालने के बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिए। इसके बाद जो हमें डीएनए फ्रेगमेंट था वो ऑरेंज बैंड की तरह दिखने लग गया। ठीक है, हम नॉर्मल डीएनए को अपने नॉर्मल विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, तो अब हमें डीएनए जो है ऑरेंज बैंड टाइप का दिखने लग गया। अब हम यहाँ से जेल इसको एग्रोस जेल के साथ कट कर लिए, और कट करने के बाद इसको एग्रोस जेल से भी सेपरेट कर लिए। ये अब जो हमारा डीएनए था, अब हम उसको क्लोनिंग वेक्टर में ऐड करेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। समझ आ गया होगा, होप करता हूँ। अब आगे देखना है कि हमें क्लोनिंग वेक्टर में उसे ऐड करना है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है? ठीक है, वेक्टर मतलब क्या समझ आता है? वेक्टर मतलब हिंदी में मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं वाहक। जैसे कि हमारा बाइक एक वाहक है, हमारा कार एक वाहक है, हमारा ट्रेन एक वाहक है जो कि हमको लेके जाता है। तो यहाँ पे हम क्लोनिंग वेक्टर किस वेक्टर की बात करने वाले हैं? जो कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को लेके जाए। किस लिए, कहाँ लेके जाए, किस लिए लेके जाए? क्लोन करने के लिए लेके जाए। क्लोन करना बहुत जरूरी है ना, तो इसीलिए इसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, यू नो दैट plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells. Plasmid and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. क्या है? जो प्लाज्मिड होते हैं और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज मतलब जो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के पास एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी? टू रिप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल में रिप्लिकेट करने का, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। उसके क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल से इंडिपेंडेंटली वो रिप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल have very high copy numbers of their genome within the bacterial cell. जो बैक्टीरियोफेज है, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये,
दूसरा पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि बैक्टीरियोफेज का जो कॉपी करने का जो नंबर होता है वो उसके जीनोम का वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा बार रिप्लिकेट करता है। कौन? बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में। सम प्लाज्मिड्स, अब यहाँ पे दूसरे बारे में पढ़ते हैं, सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल। देखिए क्या बैक्टीरियोफेज का जो पर सेल कॉपी है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि प्लाज्मिड का क्या है प्लाज्मिड का थोड़ा कम है बैक्टीरियोफेज के मुकाबले, और किसी किसी में तो 1 or 2 कॉपी पर सेल ही है, वेयर एज अदर में है 15 से 100 कॉपी पर सेल। ठीक है, प्लाज्मिड का कॉपी नंबर बहुत कम है बैक्टीरियोफेज के मुकाबले। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर जो है वो प्लाज्मिड से ज़्यादा है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, their numbers can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA. We can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. देखिए बैक्टीरियोफेज क्या करता है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का मान लीजिए बैक्टीरिया सेल है जिसका न्यूक्लियोइड है, तो प्लाज्मिड या जो हमारा ये है जो बैक्टीरियोफेज है, ऐसे ऐसे मान लीजिए बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर जाके क्या करता है, अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है पर सेल, बहुत सारी कॉपी बनाता है। तो अगर हम इसके अंदर डीएनए होता है ना, और ये तो खुद डीएनए है, तो अगर हम अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को इसके अंदर ऐड करने, इसके अंदर ये प्लाज्मिड के अंदर या फिर प्लाज्मिड में ही या फिर इसके बैक्टीरियोफेज के जीनोम में ऐड करने में अगर हम सक्सेस हो गए, तो ये जितनी बार यहाँ अपने आप अपना कॉपी बनाएगा ऐसे ऐसे यहाँ पे जाने के बाद, उतना हमारे भी डीएनए फ्रेगमेंट का कॉपी बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा। तो क्या हम इसको यहाँ पे लिंक करके इसके अंदर अपना कॉपी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट and engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant। तो अब हमारे पास जो ये हम इसी चीज़ को यूज़ किए और इसी के लिए हमने बनाया अपना आर्टिफिशियल वेक्टर्स, जिसपे हम प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को यूज़ करते हैं। अब वेक्टर कैसे बनाए जाते हैं? जो वेक्टर बनाने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि वो जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए का इजी लिंकिंग पॉसिबल हो पाए। तो इजी लिंकिंग पॉसिबल हो पाए कि वो आसानी से जुड़ जाए। आसानी से जुड़ने के बाद उसके पास बहुत सारी रेप्लिकेटिंग की पावर होनी चाहिए, वो अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी करे। ये सब हम अभी देखेंगे डिटेल में, ये सब उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आता है द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। एक वेक्टर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, एक क्लोनिंग वेक्टर में की फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, तो हम उसको बारी बारी से देखते हैं। देखिए पहला जो फीचर होना चाहिए वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई। ये क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जब जहाँ से जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है, और ये एक वायरस एक वेक्टर में होना ही होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखिए दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस can be made to replicate within the host cells. This sequence is also responsible for controlling the copy number of linked DNA. So if one want to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. ठीक है, तो मान लीजिए ये एक प्लाज्मिड है और इसका एक पार्ट है ओराई, इसका एक सेगमेंट है। ठीक है, तो जो रिप्लिकेशन है ये क्या है? ये एक बेस सीक्वेंस होगा, है कि नहीं? यहाँ से आ रहा है मान लीजिए GGAA है, तो यही इसका ओराई है मान लीजिए। तो क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है ना ब्लू वाला, यही रिस्पॉन्सिबल है कि इस प्लाज्मिड का उस सेल के अंदर कितने कॉपी नंबर होंगे। कॉपी नंबर का नंबर को ये जो सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम अपने फॉरेन डीएनए को इस सीक्वेंस के साथ यहाँ पे कट करके लिंक कर लिए, तो क्या होगा, जितनी बार कॉपी इसका होगा प्लाज्मिड का उतना ही ज़्यादा हमारे भी जो रिकॉम्बिनेंट जो हमारा भी जो डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है उसका भी कॉपी उतना ज़्यादा होगा, और यही तो हम चाहते हैं। तो हमारा वेक्टर कैसा होना चाहिए? हमारा वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका जो ओराई है वो हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करे। क्या? हाई कॉपी नंबर सपोर्ट
है ना, हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करे, मतलब वो एक सेल के अंदर जाके ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉपी बनाए। यही चीज़ हम चाहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। तो हाँ, तो पहला जो हमारा वेक्टर का फीचर है उसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई। और ये जो ओराई है ये ज़्यादा से ज़्यादा शुड बी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। ठीक है, अब सेल के अंदर जाके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी, अपना क्लोन बनाए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा क्या है, वो है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, इन एडिशन टू ओराई the vector requires a selectable marker. The vector requires a selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. तो transformants and non-transformants क्या है, देखिए ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है। देखिए, जब हम अपना डिजायर्ड डीएनए बना लेते हैं, डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम वेक्टर्स को अपने इसके सेल के अंदर ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो जब हम उस डिजायर्ड डीएनए को या उस डिजायर्ड वेक्टर को या उस डिजायर्ड प्लाज्मिड को जब हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ट्रांसफर करने वाला जिसके अंदर वो डीएनए चला गया, वो जो सेल है वो ट्रांसफॉर्मेंट, वो सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब वो सेल को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, समझ गए। जैसे कि हमारा डीएनए फ्रेगमेंट था, इसको हम ऐड कर लिए प्लाज्मिड में। ठीक है, मान लीजिए इस प्लाज्मिड में ये वाला पार्ट ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये प्लाज्मिड में तो क्या किए, हम ट्रांसफर कर लिए एक सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिए। ये इसका न्यूक्लियोइड है, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो क्योंकि अब ये प्लाज्मिड इसके अंदर चला गया है इस सेल के अंदर, तो इस सेल क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये सेल अब ट्रांसफॉर्म हो गया, और इसको इस सेल के जो ग्रुप होगा, मतलब ऐसे जिसके अंदर ये गया होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स। और ये सेल क्या हुआ, इस सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब कोई सेल ऐसे होंगे जिसके अंदर हम ये प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डालना चाह रहे होंगे, पर वो गया नहीं होगा, तो वो सेल क्या होंगे, वो सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे। जिस सेल के अंदर ये प्लाज्मिड नहीं गया उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, तो हमारा सिलेक्टेबल मार्कर कैसा होना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में डिस्टिंग्विश कर पाए। डिस्टिंग्विश करने के बाद साथ साथ वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को ही ग्रो करने पे एलिजिबल कर पाए, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट को ही सिर्फ ग्रो करने दे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो करने से रोक दे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखिए वो यही बात बताना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच a piece of DNA is introduced in a host bacterium. You will study the process in subsequent section. ठीक है, नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि जो हमारा जो डीएनए है, डिजायर्ड प्लाज्मिड है, उसे हम जब बैक्टीरिया सेल के अंदर डालते हैं, तो जिसके अंदर वो सेल गया होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट में क्वेश्चन जनरेट होगा। ठीक है, resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin etc. are considered useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. देखिए सिलेक्टेबल मार्कर अब कुछ और अच्छे से समझिए। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर को, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गया। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स को ठीक से समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक मिनट इसको पहले मिटा लेता हूँ। देखिए सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, तो सिलेक्टेबल मार्कर जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स में हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। इजी वे में समझिए, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किसको करना है, ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है, सेल्स which takes the
पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, हम जो डीएनए को जो बनाए हम जिसको वेक्टर में इंट्रोड्यूस किए, उसे जब वो सेल बैक्टीरिया सेल इंटेक कर लेता है, ले लेता है, तब वो जो है ट्रांसफॉर्मेंट्स बन जाता है। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ये एक समझने वाला बात है। देखिए, जो वेक्टर होते हैं, अच्छा अभी हमने वेक्टर नहीं देखा है क्या, हमको वेक्टर देखना पड़ेगा पहले, इसके आगे देखते 1 मिनट। समझिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में ना 2 साइट होते हैं। उस साइट को क्या बोलते हैं, उस साइट को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट। इस यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस शो करता है। मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मतलब सिंपल उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, मतलब उस एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया नहीं मरने वाला जिसके अंदर ये प्लाज्मिड है ना। तो ये बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि इसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है एम्पीसाइक्लिक रेसिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिक रेसिस्टेंस, है ना। तो मान लीजिए ये एम्पीसाइक्लिक रेसिस्टेंस है, ये टेट्रासाइक्लिक रेसिस्टेंस है। तो क्या होगा, अगर मैं एक पेट्री डिश लूँ, पेट्री डिश है मान लीजिए ये, और इस प्लाज्मिड को, इस बैक्टीरिया को इसमें डाल दूँ, और इसमें डाल दूँ एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो ये जो बैक्टीरिया जो यहाँ पे ग्रो करेंगे वो तो सबके सब आराम से ग्रो कर लेंगे, क्योंकि इनके पास रेसिस्टेंस जीन है। लेकिन अब मैं दिमाग क्या लगाया, मेरे को जो डीएनए ऐड करना था, मैं उस डीएनए को जो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस है यहाँ पे, उस डीएनए को लाके ये मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। जो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन है ना, मैं यहाँ पे ऐड कर दिया उस डीएनए को। तो क्या हुआ, इसका जो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस था वो खत्म हो गया, है कि नहीं भाई। इसका अपना सीक्वेंस था, मैं उस पर लाके अपना डीएनए घुसेड़ दिया, तो क्या होगा, इसका जो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस का जो सीक्वेंस था वो तो बिगड़ गया। और इस कारण अब इसका जो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस का जो पावर था, एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसके रेसिस्टेंस का वाला जो पावर था वो खत्म हो गया। अब मैं क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, वो जो पूरा ग्रुप था, पूरा ग्रुप को उठा के यहाँ पे डाल दिया, एक को नहीं, पूरा ग्रुप को। अब इसमें मैं डाला क्या, इसमें मैं डाला एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक, इसमें मैं डाल दिया एंटीबायोटिक, इसमें डाल दिया एम्पीसिलिन। तो क्या होगा, मैं सब ग्रुप को डाल दिया, क्योंकि जिस प्लाज्मिड में मेरे जो वो गए थे, मेरे जो डीएनए गए थे, मेरे जो डीएनए इंट्रोड्यूस हुए थे, और वो वाले जो सेल्स होंगे, अब उनके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस तो है नहीं, एम्पीसिलिन का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है नहीं। तो क्या होगा, सारे के सारे मर जाएंगे। कौन मर जाएंगे, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि उनके अंदर ये वाला प्लाज्मिड गया है। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स इसमें मर जाएंगे, है ना। और सारे के सारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनके पास जो है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस वाला जो जीन है उसमें ये ऐड नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अभी यहाँ के तक इतना समझ लीजिए, ठीक है, कि जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है यही हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, समझिए। क्योंकि अगर हम जब इसमें डीएनए को ऐड कर देंगे तो इसका जो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, या फिर हम टेट्रासाइक्लिन में ऐड कर देंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके वजह हम इसको उसी मीडियम में देंगे तो वो जिएंगे नहीं, है ना, मर जाएंगे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। यही है हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं। अभी ये फिर से आएगा, ठीक है, इसको हम अभी और अच्छे से देखेंगे। अभी समझ लीजिए कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, हमारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, जो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, यही हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। अब देखिए आगे क्या है, क्लोनिंग साइट्स। In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzyme. Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments, which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि देखिए ये मेरा वेक्टर है, अब मेरे को इसमें कहीं पे डीएनए को ऐड करना है, कहाँ पे, सब जगह। तो मैं कैसे मैं इसको कहीं पे कट करूँगा, तो कट करने के लिए मैं क्या डालूंगा, आरी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे डालूंगा और इसे कट करूँगा,
ठीक है। अब कट करने के लिए मान लीजिए मेरा जो आरी है वो एक GAA-TTC को कट करता है, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है कि इस पूरे प्लाज्मिड में GAA-TTC का सिर्फ एक ही सीक्वेंस होना चाहिए ताकि मल्टीपल्स कट ना बने, कोई एक ही कट बने और उस कट में कट होने के बाद मैं अपने डिजायर्ड DNA को वहाँ पे जोड़ लूँगा। देखिए जैसे ये दिखा रहा है ना, PST1, PVU1, ECO-R1, CLA1, HIND-3, BAM-H1, SAL1, PVU2, ये सब क्या है? ये सब रिकॉग्निशन साइट्स है। क्या है? रिकॉग्निशन साइट्स इन पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। ये सब जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। क्या है? ये जितने हैं ना, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। और ये जो साइट्स है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये उनके कट करने का साइट है। अगर PVU2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में डालूंगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे कट करेगा। अगर SAL1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालूंगा तो यहाँ पे कट करेगा। BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालूंगा तो यहाँ पे कट करेगा। ECO-R1 डालूंगा तो यहाँ पे कट करेगा। CLA1 डालूंगा तो यहाँ पे कट करेगा। PST1 डालूंगा तो यहाँ पे कट करेगा। ये सब क्या है? ये सब रिकॉग्निशन साइट्स है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के, ठीक है। तो और हम जो DNA को ऐड करेंगे, हम DNA को कहाँ पे ऐड करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स में। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या आते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स से। तो हम ऐसे जगह इन DNA फ्रेगमेंट्स को ऐड करेंगे जहाँ पे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स हों, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA at the BAM-H1 site tetracycline resistant gene in vector PBR322। इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम है PBR322। इस लेबलिंग को याद रखिएगा, आपको बना के प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा, या फिर दीवार के सामने चिपका लीजिए, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड का क्या नाम है? PBR322 या PBR322। इसमें एक साइट है जिसका नाम है BAM-H1। BAM-H1 साइट कहाँ पे है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में है, ठीक है। तो the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant one by plating the transformants on tetracycline containing medium। क्या होगा कि अगर मान लीजिए, मैं यही बात मैं पहले बता रहा था कि अगर मैं DNA को ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे लाके इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने से क्या होगा? इसका जो टेट्रासाइक्लिन था वो खत्म हो गया, लेकिन एम्पिसिलिन अभी भी बचा हुआ है। तो अगर मैं इसको उठा के किसी पेट्री डिश में जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, तो उसमें डाल दूंगा, तो क्या होगा? जिस सेल में ये वाला प्लाज्मिड गया होगा वो सारे मर जाएंगे, है ना। और बाकी जो बचे होंगे, जो इसमें ये DNA नहीं गया होगा, वो सब जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इसको अलग कर सकता हूँ, सिलेक्टेबल मार्किंग कर सकता हूँ। वही बात बोल रहा है, DNA but can still be selected out from non-recombinant one by plating the transformants on tetracycline containing medium. The transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline, ठीक है। पहले क्या किया? ट्रांसफॉर्मेंट्स growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on the containing tetracycline, but non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो बहुत मीडियम में ग्रो करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मेरा प्लाज्मिड था, मैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में अपना DNA ऐड कर दिया, तो उसका जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जो था वो खत्म हो गया। अब इसको मैं क्या किया, जो मेरे पास दो पेटिटिस था, एक में एम्पिसिलिन था, एक में टेट्रासाइक्लिन था, पहले मैं डाल दिया। इसका तो टेट्रासाइक्लिन लूज हुआ ना, एम्पिसिलिन तो जैसा था वैसा ही है, एम्पिसिलिन जो रेसिस्टेंस है वो वैसा का वैसा ही है, तो सबके सब एम्पिसिलिन तो ग्रो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब मैं टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो टेट्रासाइक्लिन में जो जिसके सेल के अंदर DNA गया होगा वो मर जाएंगे, है कि नहीं। तो इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स whereas the other antibiotic resistance gene get inactivated due to insertion। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं insertional inactivation। इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इंसर्शन इनएक्टिवेशन मतलब क्योंकि मैंने अपना डीएनए को उसके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन के सीक्वेंस में ऐड कर दिया, इसीलिए उसका उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का इनएक्टिवेशन हो गया, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ठीक है, और ये हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट में हेल्प किया। ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन किस में हेल्प किया? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स में। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स ही बोलेंगे, जिसमें वो डीएनए गया हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics। ये एक मेहनती प्रोसेस है, एक नुकसान मतलब मुश्किल वाला प्रोसेस है, क्योंकि ये हमको इसमें दो प्लेटों प्लेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दो तो एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate। क्या बोल रहा है? क्योंकि ये जो एंजाइम वाला था, ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाला था, ये एक कम्बरसम प्रोसेस था, मतलब मुश्किल प्रोसेस था। ठीक है, तो क्या किए, इसका एक अल्टरनेटिव डेवलप किया गया। अल्टरनेटिव का डेवलप किया गया कि ये कलर प्रोड्यूस करता था। क्या प्रोड्यूस करता था? कलर। जब हम उसको एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दे देते, हम ये वाला नया प्रोसीजर डेवलप किए। उसमें ऐसा सीक्वेंस था, प्लाज्मिड में ऐसा सीक्वेंस था जो कि एक पर्टिकुलर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालने पे कलर प्रोड्यूस करता था। ठीक है, तो हम इस प्रोसीजर को यूज किए। अब देखिए आगे देखते हैं। इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। This results into inactivation of a gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation. The presence of a chromogenic substrate gives blue color colonies if the plasmid in the bacteria does not have the insert। देखिए क्या हुआ, ये प्लाज्मिड था। ठीक है, प्लाज्मिड में यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या करता था, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता था, मान लीजिए एक सबस्ट्रेट था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस सबस्ट्रेट का नाम है मान लीजिए एक्स। तो फिर एक्स सबस्ट्रेट पर जब मैं इसको देता था, एक्स सबस्ट्रेट जब मैं इसके यहाँ पे डाला था या फिर इसको एक्स सबस्ट्रेट में डाला था, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इस एक्स सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके ब्लू कलर देता था। क्या कलर देता था? ब्लू कलर। इसको ब्लू कलर में लिख लेते हैं। क्या कलर देता था? ब्लू कलर देता था। ठीक है, अब मैं क्या किया, अब मैं जो मेरा जो डीएनए था जिसको मेरे को ऐड करना था प्लाज्मिड में, मैं उसको ना इसी पार्ट में ऐड कर दिया, इसी पार्ट को कट किया और अपना डीएनए घुसेड़ दिया। तो क्या हुआ, इसका जो बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करने वाला जो सीक्वेंस था वो तो खत्म हो गया, बिगड़ गया। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज अब प्रोड्यूस होगा क्या? अब प्रोड्यूस नहीं होगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज अब प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसके सीक्वेंस के बीच में मेरा डीएनए आ गया है कि नहीं? तो बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज नॉट प्रोड्यूस। तो ब्लू कलर देगा क्या? नहीं। अब अगर मैं एक्स सबस्ट्रेट डालूंगा तो नो ब्लू कलर गिवन। अब वो कोई ब्लू कलर नहीं देने वाला। ठीक है, तो हम यही बात यहाँ पे पता जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ इंसर्शन इनएक्टिवेशन। क्यों इंसर्शन इनएक्टिवेशन? क्योंकि मेरे डीएनए के इंसर्ट करने की वजह से जो बीटा गैलेक्टोसिडेज का जो प्रोसीजर था बीटा गैलेक्टोसिडेज के प्रोड्यूस होने का, उसका इनएक्टिवेशन हो गया। अब वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दिस आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ठीक है, तो प्लाज्मिड के इनएक्टिवेट करने के बाद दो टाइप के कॉलोनी बनी। क्या कॉलोनी? दो टाइप की कॉलोनी बनी। ठीक है, एक ब्लू कलर वाली थी और एक थी वाइट कलर वाली। तो जो ब्लू कलर वाली थी ये कौन सी थी? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट थी। हाँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसने
क्योंकि इसने कलर दे दिया ना। अब कलर दे दिया, इसका मतलब इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब जो हमारा जो फॉरेन डीएनए था वो ऐड हुआ ही नहीं, तो इसीलिए तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और इसीलिए ये ब्लू कलर दे रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग होता है। अब बाद में लोग भूल जाते हैं कि ब्लू कलर कौन दिया, ब्लू कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट लोग दिए, और व्हाइट कलर कौन दिया, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट लोग दिए, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट लोग दिए, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट लोग दिए और ब्लू कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट लोग दिए। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। नाउ वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में वेक्टर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses which have known for ages. How to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or virus want. क्या बोल रहा है कि हम जीन ट्रांसफर करना किन से सीखे? हम जीन को ट्रांसफर करना बैक्टीरिया और वायरस से सीखे। किससे सीखे? हम जीन को ट्रांसफर करना यूकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और वायरस से। बैक्टीरिया और वायरस से हम इस चीज़ को सीखे हैं क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस के पास सालों का नॉलेज है कि कैसे एक यूकैरियोटिक सेल में अपना डीएनए डालना है और उससे अपना काम निकलवाना है। मतलब हम चाहते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो एक्स नाम का प्रोटीन बनाए, तो बैक्टीरिया और वायरस इतने स्मार्ट हैं कि वो अपना डीएनए उसके अंदर डाल देते हैं और उससे अपना काम करवाते हैं, उस सेल से अपना काम करवाते हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया और वायरस एक गुंडे टाइप के हैं। क्या करते हैं? दूसरे के सेल में अपना डीएनए डालते हैं और उससे अपना काम निकलवाते हैं। डीएनए क्यों डालते हैं? क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है। अपना डीएनए उसके अंदर डाल देंगे बढ़िया से और उससे अपना काम निकलवाएंगे, क्योंकि अपना इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दिए और जो प्रोटीन इनको चाहिए ये उसके उस सेल से बनवाते हैं। समझे? तो पूरा वसूली वाला काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस a pathogen of several dicot plant is able to deliver। किस चीज का प्लांट है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। a pathogen of several dicot plant, पैथोजन है। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस क्या है? एक पैथोजन है डाइकोट प्लांट का, एक पैथोजन है डाइकोट प्लांट का। इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। क्या करेगा? एक डीएनए जो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस एक डाइकोट प्लांट का पैथोजन है, डाइकोट प्लांट का पैथोजन, वो डाइकोट प्लांट पे अटैक करता है। तो डाइकोट प्लांट के सेल पे वो क्या करता है? वो एक डीएनए का पीस डाल देता है जिसको बोलते हैं टीडीएनए। ठीक है, ये ट्यूमर डीएनए, टीडीएनए, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर। अब नॉर्मल प्लांट सेल को क्या किया? एक ट्यूमर बना दिया। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। उस पैथोजन को जो केमिकल चाहिए वो क्या किया? वो अपना टीडीएनए को या ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए को उस प्लांट के अंदर डाल दिया। जो बैक्टीरिया था, मान लीजिए ये एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस है, ठीक है, तो ये क्या किया? ये जो अपना जो टीडीएनए था उसको प्लांट के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया मान लीजिए ऐसे। अब क्या करेगा? अब ये ट्यूमर बन गया, ये जो सेल था ये ट्यूमर बन गया। अब ये क्या करेगा? वो ऑल केमिकल प्रोड्यूस करेगा, केमिकल प्रोड्यूस विच बैक्टीरिया वांट्स। अब ये बैक्टीरिया जो केमिकल को चाहता था, अब ये सेल उस केमिकल को प्रोड्यूस करेगा। देखिए उसका दिमाग। सिमिलरली रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। प्लांट में कौन करता है? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस बैक्टीरिया है। एनिमल्स में कौन कर रहा है? एनिमल्स में यही काम रेट्रोवायरस कर रहे हैं। एनिमल्स में यही काम कौन कर रहा है? एनिमल्स में यही काम रेट्रोवायरसेस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। A better understanding of the art of delivering gene by pathogen in the eukaryotic cells host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector of delivering gene of interest to human। हाँ, क्योंकि रेट्रोवायरस क्या करता है? अपना डीएनए को यूकैरियोटिक एनिमल्स के यूकैरियोटिक सेल में डाल देगा और उसे कैंसरस सेल बना देगा। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस क्या करेगा? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस जो है अपना डीएनए को, अपना टीडीएनए को
एक डाइकोट प्लांट के यूकेरियोटिक सेल में डाल देगा और उससे अपना केमिकल निकलवाएगा। तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के इसी आर्ट को यूज़ करते हैं अपना डीएनए को ट्रांसफर करवाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस या फिर रेट्रोवायरस को पकड़ लेंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे कि भाई देख कि तू अपना जो डीएनए डालता है वो आज से बंद, क्योंकि अब तू मेरा गुलाम है, अब तेरे को मैं जो अपना डीएनए दे रहा हूँ अब उसको जाके ट्रांसफर कर। हमने वो आर्ट उससे सीख लिया और उसी से काम निकलवाया अपना काम। समझ में आ रहा है? द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, देखिए द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड, जो टीआई प्लाज्मिड था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का, हैज नाउ बीन मॉडिफाइड। अब हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को पकड़ के उसका जो टीआई प्लाज्मिड जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, जो कि टीडीएनए को ट्रांसफर कर रहा था, हम उसको मॉडिफाई कर दिए, मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर which is no more pathogenic to the plants but still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into variety of plants। हमने क्या किया, हमने एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को पकड़ा, उसका जो प्लाज्मिड था, जो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। उसको हमने मॉडिफाई ऐसा किया कि अब वो अपना हमारा डीएनए, हम जो डीएनए चाहते हैं उसको ट्रांसफर करता है सेल के अंदर, बैक्टीरिया प्लांट के सेल के अंदर। और ये प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है, ये जो बैक्टीरिया है, अभी बिल्कुल भी पैथोजन नहीं है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। हमने इसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के लिए हमने ठीक ऐसी रेट्रोवायरस को यूज करने लग गए। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial plant or animal host where it multiplies। समझ में आया? वेक्टर हमने प्लांट और एनिमल के, जो प्लांट में क्या था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, प्लांट में, एनिमल में क्या था रेट्रोवायरस। हमने क्या किया, हमने उसको पकड़ा, उसको नॉन पैथोजेनिक बना दिया, उसको मॉडिफाइड किया और अपना जीन उससे ट्रांसफर करवाया उसके आर्ट को यूज करके। समझ रहे हैं? तो हमने पूरा दिमाग लगाया इसका। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वेक्टर पार्ट। ठीक है, तो हमारे वेक्टर के पास हमारे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, पहले हमने देखा बारी बारी से। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेक्टर के पास क्लोनिंग जीन्स होने चाहिए। वेक्टर कौन कौन से यूज़ किया हमने पर अभी तो ये देखा। इसके पहले हमने देखा था क्लोनिंग साइट्स कौन कौन से थे, ये बात को हमने देखा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सिलेक्टेबल मार्कर्स और उससे पहले देखा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये सारे फीचर होने चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, ये इस पार्ट को देखा जाए। ठीक है, पहले मैं पानी पी लूँ। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब कौन सा होस्ट सही है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेल का, डीएनए उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके, तो कौन सा होस्ट कॉम्पिटेंट है इस बात को देखते हैं। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए ये एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। क्या है, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। ये सब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये लाइन इम्पोर्टेंट आपको, ये हमको ये लाइन मतलब मुंह में याद होना चाहिए। सब लाइन जो है, डीएनए क्या है, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो कि मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स। वाई, क्यों, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया। अच्छा वाई को बताया, वाई क्यों पास नहीं कर सकता, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है ना,
वो हाइड्रोफिलिक है। जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जब हम क्लास 11 में देखते हैं, तो हमारा सांगर निकोल्सन मॉडल जो है, जो हमारा जो फ्लूइड मूविंग मॉडल था, जो सांगर निकोल्सन दिया था, तो वहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक थे, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड प्रोटीन था, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके एक अलग प्रोटीन था। तो ये सब जो पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट यहाँ पे कैसे आएगा? वो पानी तो इधर उधर तैरने लगेगा ना, तो ये वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट यहाँ से कैसे अंदर जाएगा? वो जाने नहीं देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जो हमारा जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, और इसी कारण ये इसके अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये क्लास 11 के सेल चैप्टर में है। नाउ इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, अब बैक्टीरिया को, अब डीएनए तो जाने से रहा सेल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो हमको फोर्स करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सेल को, ताकि वो उस डीएनए को पिकअप कर ले। तो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, फोर्स किए प्लाज्मिड को लेने के लिए, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, पहले उसको फोर्स करने से पहले हमें उस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है टू टेक अप डीएनए, ठीक है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। हमने उसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाया? इंपॉर्टेंट लाइन, हमने उसको कॉम्पिटेंट बनाया, कैसे कॉम्पिटेंट बनाया? बाय ट्रीटिंग देम विद अ डाइवेलेंट कैटायन के साथ, जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम 2+, इसके साथ ट्रीट करके हम उस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाए। क्या बनाए? कॉम्पिटेंट बनाए टू टेक अप द डीएनए, पहले कॉम्पिटेंट बनाए, विच इंक्रीजेस द इफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर्स। क्या किया? हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन पर क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। क्या किए? कॉम्पिटेंट बनाने के लिए डीएनए जो है कॉम्पिटेंट नहीं था, डीएनए सेल के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं जाता क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए? बैक्टीरिया सेल को कॉम्पिटेंट बनाए बाय ट्रीटिंग इट विद अ कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। अब वो कॉम्पिटेंट हो गया। अब कॉम्पिटेंट होने से क्या हुआ? जो डीएनए जो एंटर करता है उसकी इफिशियंसी बढ़ गई। उस डीएनए जो एंटर होता है, डीएनए एंटर करेगा, डीएनए के एंटर करने की इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ गई। द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल, ठीक है। अब डीएनए कहाँ से एंटर करेगा? डीएनए एंटर करेगा पोर्स से। जो पोर्स जो है एक बैक्टीरिया के अंदर, उस पोर्स से डीएनए जो है एंटर करेगा। तो अब पोर्स से एंटर करने की जो एफिशिएंसी थी वो डाइवेलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करने के कारण बढ़ गई। नाउ recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cells with recombinant DNA on ice। अब क्या करेगा? अब उस सेल को recombinant DNA के साथ आइस पे रख देगा। पहले क्या किया? पहले उसको डाइवेलेंट कैटायन के साथ ट्रीट किया बैक्टीरिया सेल को, अब उसको recombinant DNA के साथ आइस पे रख देगा। Followed by placing them briefly at 42 डिग्री हीट शॉक। आइस पे रखने के बाद दोनों सेल को और डीएनए को आइस पे रखा, ठीक है, आइस पे रखा, आइस मतलब 0 डिग्री। इसके बाद क्या किया? इसके बाद अचानक से 42 डिग्री सेल्सियस का शॉक दिया, तुरंत से एकदम हीट शॉक दिया, उसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया, एंड देन पुटिंग दम बैक ऑन आइस। उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर से आइस, क्या किया? फिर से आइस 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में था, 42 डिग्री सेल्सियस, हीट शॉक दिया, फिर से 0 डिग्री सेल्सियस डाल दिया, ठीक है। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या किया? इसके कारण जो हमारा जो बैक्टीरिया था वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया? अपने अंदर ले लिया, इनटेक कर लिया। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है, इस तरीके को छोड़ के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। क्या है? इन मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, recombinant DNA is directली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान देखेंगे। क्या था? जो हीट शॉक वाला टेक्निक था, हीट शॉक वाला जो टेक्निक था डीएनए एंटर करने का, ठीक है, डीएनए इंटेक्ट टेक्निक, वो किसके लिए था? वो था बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए था पहला। दूसरा जो माइक्रो इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन ये किसके लिए है? ये
एनिमल सेल के लिए है, मैक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए है, ठीक है। इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट सेल आर bombarded with high velocity micro particle of gold और टंगस्टन coated with DNA इस मेथड known as बायोलिस्टिक और जीनगन। तीसरा क्या है, बायोलिस्टिक्स और जीनगन किसके लिए, प्लांट्स के लिए। बायोलिस्टिक्स या प्लांट्स, बायोलिस्टिक या जीनगन में क्या करते हैं, हम एक प्लांट के सेल को बम्बार्ड करते हैं, प्लांट के सेल्स को बम्बार्ड करते हैं एक हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स के साथ। एक हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स जो है, मान लीजिए ये है एक हाई वेलोसिटी होगा, ठीक है। इसका जो v होगा ये वेरी हाई होगा। तो इस हाई वेलोसिटी के साथ क्या होगा, इसका हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल जो है, जो गोल्ड का या टंगस्टन का होगा, हम इसमें डीएनए को कोट कर देंगे, उसको इसको बॉम्बार्ड करेंगे प्लांट के सेल्स पे, और इसको बोलेंगे बायोलिस्टिक्स या जीनगन। एंड द लास्ट मेथड यूज्ड इज डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है। क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर व्हिच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। और चौथा क्या है, चौथा है हमारा डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है। डिसआर्म्ड पैथोजन ये क्या, किसके लिए यूज करेंगे, ये अपना किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं कि। तो चार मेथड हमने यहाँ पे देखे, जीन ट्रांसफर के हिट शॉट बैक्टीरिया के लिए, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए, बायोलिस्टिक जीनगन प्लांट के लिए, और डिसआर्म्ड पैथोजन। Now that we have learned about the tools of reconstructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating recombinant DNA technology. तो यहाँ तक हमने recombinant DNA टेक्नोलॉजी की टूल्स के बारे में पढ़ाई किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब हमें इसी बारे में पढ़ाई करना है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे और शायद इसको ख़त्म भी करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक था, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको बायो का रिजल्ट अच्छा जा रहा होगा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के साथ। लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि लाइन टू लाइन याद रहे। इसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, लाइन टू लाइन या साथ में करते चलिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट नोट या 1 पेज नोट ही बनाने चलिए, बहुत अच्छा होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की मेरी वीडियो होंगी शायद, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे प्रोसेस एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।